हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये जीएस का सेकंड पेपर चल रहा है, जिसमें हमारी यूनिट 1 चल रही है। यूनिट 1 का आज हमारा लास्ट जो लेक्चर होगा, इसमें हम देखेंगे आज न्यायपालिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यायपालिका में आपका सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में आप उसके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो आपके संविधान के भाग 4 में है, जिसमें अनुच्छेद आपका 124 से 147 तक है। संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। ठीक है, इसका गठन अनुच्छेद 124 में इसका गठन का प्रावधान है। अर्हता हैं ये आपके अनुच्छेद 124 के 3 में दी गई हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये कुछ हमने जो सर्वोच्च न्यायालय उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए हैं। इसमें देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी शपथ 124(6) में दी गई है। कार्यकाल आपका 65 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। मैं इनसे संबंधित इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि आप इन फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं और आपके प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपका कॉलेजियम सिस्टम है। ये आपका एक 5 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, इसको समझाइए, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में भी कॉलेजियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति रही है सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र के बीच में। तो ये आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस बार, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक, तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? देखिए, न्यायपालिका ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की जो स्थापना की गई। ठीक है, 5 सदस्यों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। 5 सदस्यों में से जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी के अन्य इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ठीक है, यह जो सदस्य होते हैं, ये जो 5 सदस्य पैनल होता है, यही आम सहमति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो आगे का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य जो न्यायाधीश होंगे, उनके नामों के लिए प्रस्ताव ये राष्ट्रपति को भेजते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो प्रस्ताव है उसी के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगर 2 न्यायाधीश किसी निर्णय के विरुद्ध हैं तो वह उनकी जो सलाह है वो राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के लिए नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और रहेगी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, यहाँ एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसकी आलोचना के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसके ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखिए, आलोचना में आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपको यही बनेगा कि भाई जो कॉलेजियम है इसमें देखिए नियुक्ति कौन कर रहा है। इसमें नियुक्ति के लिए जो कमेटी बन रही है उसमें आपके न्यायाधीश ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें आप लिख देंगे पहला पॉइंट कि भाई न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विरोध में है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपका आर्टिकल 50 है। ठीक है, ये आर्टिकल का बहुत ज़्यादा योगदान है आपके पॉलिटी के क्वेश्चनों में, तो आप मेंशन करेंगे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपका इसमें पॉइंट बन जाएगा कि ये संविधान की मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो ये सलाह देते हैं उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी होता है। इसके बाद आपका जो कार्यपालिका है उसकी जगह न्यायपालिका की भूमिका को प्रभावी बनाता है ये। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिक्तियों की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है, क्योंकि क्या है कि ये कॉलेजियम के ऊपर ही पूरा वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वहाँ की नियुक्ति इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जटिल प्रक्रिया है और काफ़ी लेट हो जाता है ये। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, तो ये आपका सीधा सीधा 5 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता पे देख लेते हैं। ये आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट पे भी बन सकता है और हाई कोर्ट पे भी बन सकता है। तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और उच्चतम न्यायालय पे भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, भारतीय लोकतंत्र एवं राज्य व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपबंध किए हैं, वो उपबंध देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट रहेगा, अब देखिए नियुक्ति क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी इसमें।
ठीक है। इसके बाद उनके कार्यकाल की सुरक्षा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु तक आपका कार्यकाल रहेगा। उनकी सेवा शर्तें निश्चित हैं, ये आपके आर्टिकल 124(3) में दिया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा आर्टिकल। इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन आपका संचित निधि से व्यय होता है, ठीक है। ये संचित निधि जो वेतन वाला है, ये आपका वेतन अनुसूची 2 में सभी के वेतन दिए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनका वेतन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बन जाएगा, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। संसद या किसी भी विधानमंडल में उनका आचरण पर कोई बहस नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आपका सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत पे रोक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो कहीं पे वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आपका कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है तो वो उसको दंड देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये उसकी एक शक्ति है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उसका। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ। ये क्वेश्चन आपका 2019 मेंस में आ चुका है, ठीक है। ये काफ़ी माना जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका देखिए यहाँ से या तो हाई कोर्ट पे आप पूछा जा सकता है या आपका सुप्रीम कोर्ट पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें देखिए आप जो इसका इंट्रोडक्शन देंगे वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये एक्चुअली आपको 11 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये 5 मार्कर में आ चुका है, तो इस बार आपका 11 मार्कर में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि भाई भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार शक्तियाँ रखता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं वो आपके अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह हैं, ठीक है। पे आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में इससे संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है। तो अब सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा वो हो जाएगा इसमें आपके मूल या आरंभिक अधिकार, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 131 में उल्लेखित है। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 3 तरीके के मामलों की सुनवाई करता है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा भारत सरकार या एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य सरकारें हों, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, एक और भारत सरकार हो तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारें हों, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें रिट अधिकारिता। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 32 और 226, 32 के तहत आपका सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा तथा हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आपकी ये रिटें जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 5 और रिटें कौन सी हो जाएंगी आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की आपकी जो रिटें रहेंगी ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट बनेगा वो रहेगा आपका अपीलीय अधिकारिता। तो अपीलीय अधिकारिता में आपके आर्टिकल रहेंगे 132, 133, 134 तथा 136। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अपीलीय अधिकारिता का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें सुनी जाएंगी, वो आर्टिकल 132 हो जाएगा। ऐसे विवाद हैं जिनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कुछ प्रश्न निहित हैं, तो वो आपके आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसके बाद आपका सिविल या दीवानी मामलों से जुड़ी अपीलें हैं, ये आपके आर्टिकल 133 में है, ठीक है। इसके पश्चात आपका आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें रहेंगी, वो आपके आर्टिकल 134 में रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ विशेष अनुमति की अपीलें रहती हैं, ये आर्टिकल 136 के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो उन तीनों ही अपीलों में शामिल नहीं है, उनको आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा सलाहकारी अधिकारिता, ये आर्टिकल 143 हो जाएगा। देखिए सलाहकारी अधिकारिता में आपका क्या हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है उस पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। तो यह है आपका सलाहकारी अधिकारिता आ जाएगी, ये आर्टिकल 143 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट बनेगा वो रहेगा आपका अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 129 है। अभिलेख न्यायालय से क्या आपका तात्पर्य रहेगा, तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय आपका अभिलेख न्यायालय होगा और उसके जो निर्णय रहेंगे वह अन्य न्यायालयों में आपका अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक। अवमानना के लिए दंड, तो ये भी आर्टिकल 129 में दिया गया है
कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ, ये आपके आर्टिकल 137 में रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित जो उसकी शक्तियाँ हैं वो आपके इस तरीके से आपके हो जाएंगे। इसमें देखिए आप कुछ अन्य पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप आर्टिकल 139 डाल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष मामले में देश की अन्य न्यायालयों में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उनको अपने पास मंगा के निपटा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका आर्टिकल 141 हो सकता है। यहाँ पे यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के अन्य न्यायालयों पर लागू होगी। इसके बाद आप आर्टिकल 142 लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो इस तरीके से ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो गए। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का एकमात्र व्याख्याता है। ठीक है, इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। न्यायिक सक्रियता या न्यायिक गतिशीलता, जुडिशियल एक्टिविज्म इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत हुई, आप ये इंट्रो में दे सकते हैं, ये भी आपका 11 मार्कर में क्वेश्चन हो सकता है। तो इंट्रो में आप देंगे कि भाई 1947 में पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया था आर्थर रोलिंग जूनियर ने, ये अमेरिकी इतिहासकार हैं। इन्होंने शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। भारत में 1970 के दशक में ये देखने को मिला था। भारत में जो न्यायमूर्ति PN भगवती हैं और UR कृष्णा अय्यर हैं, इनके द्वारा सबसे पहले PIL का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो वही न्यायिक सक्रियता का आधार है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ में आप लिखेंगे भाई नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए या समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। तो ये आप ऐसा कैसा इसके परिभाषा अर्थ को ऐसे किसी यहाँ छाप देंगे। ठीक है, देखिए न्यायिक सक्रियता का औचित्य महत्व क्या हो जाएगा। इसमें आपका पहला पॉइंट बनेगा कि भाई न्यायिक विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा अपने अपने कार्यों का निष्पादन सही से नहीं कर पाना। ठीक है, तब आपका न्यायालय सक्रियता दिखाता है। ठीक है, इसके बाद राजनीति में अपराधीकरण और अधिकारों के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ना, विधि के शासन की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए राजनीति भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका की सक्रियता में वृद्धि होना, नागरिकों को अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका से आश होना। तो ये आप इसके पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है लोकहितवाद, PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से भी आपका 11 मार्कर में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए जो PIL है या लोकहितवाद है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, ये 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है। जो न्यायमूर्ति PN भगवती तथा VR कृष्णा अय्यर, इनके द्वारा जनहित याचिका को प्रमुखता प्रदान की गई। इसमें आप एक वाद लिख सकते हैं। जो पहला वाद हुआ था ये था आपका 1979 में होशनारा खातून बनाम बिहार स्टेट। ठीक है, इसके बाद इसका अर्थ क्या रहेगा, तो PIL का अर्थ ऐसी याचिका जो समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तुत की जाए। यह किसी व्यक्ति के लिए भी प्रस्तुत की जा सकती है यदि समूह के अधिकार उससे जुड़े हुए हैं। इसे सामाजिक हित याचिका के नाम से भी जाना जाता है। इसमें समाज कल्याण की भावना का समावेश होता है। देखिए ये तो इसकी एक परिभाषा हो गई जो आप ऐसी कैसी छाप देंगे, लेकिन अब आप यहाँ पे ये समझिए कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि PIL जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका यानी कि जनता के हित में जो याचिका प्रस्तुत की जाती है वो जनहित याचिका होगी। यहाँ समूह से क्या मतलब है, तो देखिए कोई भी मतलब ऐसी याचिका जो किसी एक विशेष समूह के हितों के लिए है ना, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, केंद्र कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहा है जिसमें आपका किसी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी आपका मान लीजिए कोई कारखाना आपका स्थापित होना है। ठीक है,
अब उस प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे जो उस क्षेत्र के जो निवासी हैं, मान लीजिए कोई मतलब फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ के जो वनवासी हैं, वहाँ जो रहते हैं पहले से लोग, तो उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए वो तो सर्वोच्च न्यायालय जा नहीं सकते क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई मान लीजिए कोई एनजीओ आया, उनके बिहाफ पे आपके सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल लगा सकता है कि भाई इनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, इनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, इनको गलत तरीके से यहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस मुद्दे पे आप वहाँ पे पीआईएल लगा सकते हैं। ठीक है, जनहित याचिका आपके चाहे वह किसी समूह के अधिकार हों, उनका हनन हो रहा हो, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दायर की जाए या फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दायर की गई हो, तो ये सभी आपकी पीआईएल की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब पीआईएल की विशेषताएं देख लेते हैं, जनहित याचिकाओं की विशेषताएं या इनसे क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका त्वरित न्याय में वृद्धि हुई है। इसमें न्याय व्यक्ति विशेष के हित में ना होकर समूह के हितों में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जटिल औपचारिक क्रियाओं का अभाव होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा स्त्री पुरुष में समानता के लिए ये महत्वपूर्ण है। जनहित याचिकाओं के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद जनहित याचिका में प्रक्रिया के बजाय न्याय को प्राथमिकता दी जाती है। इसका जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, जनहित याचिका द्वारा वादी के पक्ष में कोई भी तीसरा या अन्य व्यक्ति रिट दायर करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी जगह पे कोई एक जनजाति वर्ग रहता है, तो अगर वो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं तो उनके लिए मान लीजिए कोई एनजीओ जाके, एनजीओ कोई थर्ड पार्टी है, तो एनजीओ जाके उनके लिए उनके हितों की रक्षा के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा न्यायपालिका वादी की सहायता करती है तथा इसके अंतर्गत तथ्य इकट्ठा करने में न्यायपालिका जांच आयोग की स्थापना भी की है। ठीक है, इसमें आप ये जो नोटा है, चुनाव में जो नोटा का प्रयोग किया जाता है, वो सूचना का अधिकार, ये सब पीआईएल की ही देन है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बन सकता है क्वेश्चन, वो है लोकहितवाद की आवश्यकता, महत्व या प्रासंगिकता पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका 5 मार्कर में क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए इसमें आप क्या क्या पॉइंट आपके बन जाएंगे। एक पहला पॉइंट रहेगा विधि के शासन की स्थापना, ये आपका आर्टिकल यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका न्याय के प्रति जागरूकता लाने में सहायक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, सामाजिक न्याय की स्थापना, पर्यावरण की रक्षा, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन प्रदान करने हेतु, सामूहिक हितों की रक्षा, न्यायपालिका ने सामान्य लोगों को सस्ते एवं शीघ्र न्याय दिलाने में सहायता की है, स्वच्छ एवं जीने लायक वातावरण प्रदान करने में सहायक है। ये आर्टिकल 39 हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आपके ये कुछ पॉइंट बन जाएंगे। अगर आपको ये याद भी नहीं हो रहे हैं तो आप जो इसकी परिभाषा है, अगर आप इसके बारे में समझ जाएंगे तो ये आप इजीली ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ मतलब आपको विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट बन सकता है ये इसकी आलोचनाएं या सीमाएं क्या होंगी। तो जनहित याचिकाओं की आलोचनाएं या फिर इसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा बड़ी संख्या में दायर होती हैं। देखिए क्या होता है कि हर कोई पीआईएल लगा देता है। मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे आप पीआईएल लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, समय पर न्याय प्रदान नहीं हो पाता, न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है, व्यवस्थापिका पर असंतुलन बढ़ रहा है। तो पीआईएल ने क्या करा है, न्यायपालिका को तृतीय सदन की भूमिका लाके खड़ा कर दिया है। ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए अगर कोई भी जो पीआईएल या जनहित याचिका दायर होती है, वो मान लीजिए केंद्र के जो व्यवस्थापिका है उसके विरोध में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका उसके विरोध में कोई फैसला दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका के कार्यों में बाधा के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से सामंजस्य बिगड़ रहा है, एक वर्ग को तो इससे लाभ हो रहा है, दूसरे वर्ग को हानि होती है, न्यायाधीशों के क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी आलोचना हो जाएंगी। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा इसमें आपका अभी कुछ और टॉपिक रह गए हैं, तो वो हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वो इसका लास्ट वीडियो रहेगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।